Hello students, now we will discuss part 3 of NVS solution 2022 NVS solution 2022. This is lecture number 3. Okay, इससे पहले दो lectures में हमने complete कर लिए थे अपने 20 questions. So now question number 21. A flywheel is rotating at a uniform angular speed of 6 revolution per second. यानी कि जो ओमेगा है वो क्या है, 6 रेवोल्यूशन पर सेकंड. देखो 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, 1 रेवोल्यूशन का मतलब यानी कि एक चक्कर, और एक चक्कर में कितना एंगल कवर अप होता है वहां पे 2 पाई. तो 6 रेवोल्यूशन में कितना होगा, 6 इंटू 2 पाई, तो इसका मतलब 12 पाई रेडियन पर सेकंड है इसकी एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन पर सेकंड में लेके चलते हैं ना हम, ऐसा यूनिट, तो हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया इसको. तो इट इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स टू ब्रिंग इट टू रेस्ट विद इन 10 सेकेंड्स. तो एक फोर्स लगाया इस पे जिससे रेस्ट में आ गई है घूमती घूमती, तो 10 सेकंड में आई है, यानी कि उसने टाइम लिया है 10 सेकंड. ये ओमेगा कितनी थी, इनिशियल थी, और ओमेगा फाइनल थी, ओमेगा फाइनल हो गई 0. ठीक है, क्योंकि रेस्ट पे आ गई. तो हमें बताना है कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, दैट इज अल्फा निकालनी है. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. दिस इज, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, तो इसको एंगुलर एनालॉग में लिखेंगे. ठीक है, यानी कि रोटेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे. दिस इज ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इनटू में टाइम. ठीक है, ओमेगा फाइनल कितना है, 0 है, इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल कितना हो गया यहाँ से 12 पाई. ठीक है, प्लस अल्फा इंटू टाइम 10 सेकेंड, तो माइनस 12 पाई अपॉन 10 इज इक्वल टू अल्फा. तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा अपने पास -6 पाई अपॉन 5. दिस इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. एन अंट of mass m is sitting on horizontal disk which is rotating on its own axis with angular velocity omega. ठीक है, the position of the ant on the rotating disk remain fixed and given by vector r vector. और यहाँ पर है measured from the axis the quantity we represent the linear velocity at any instant the vector defined by this. तो देखो हमें सिर्फ इससे मतलब है कि ये जो ये पूछा है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ये जो वेक्टर है हमारा इससे कोई काम नहीं है. ये जो ये डेफिनेशंस लिखी हुई है, देखो मैं सिंपली मतलब समझा देता हूँ. इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्क है इस तरह से. ठीक है, तो इस पे एक अंट मूव कर रही है. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ये सपोज करो ये अंट है इस तरह से कुछ. ठीक है, ये मूव कर रही है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आर गिवन है, आर वेक्टर, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है. सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो वो अबव द प्लेन आएगी, तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ओमेगा ही हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर. देखो अब ओमेगा और आर वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ओमेगा क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है. तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड sin 90 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस और यहाँ से sin 90 एन कैप भी आता है ना. देखो जैसे ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप. ठीक है, तो ओमेगा आर साइन थीटा 1 हो गया, और एन कैप, तो एन कैप लिखना है अब हमें. यहाँ पे एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, देखो सपोज करो इसमें हम एक्सिस बना लेते हैं. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड जेड एक्सिस इज आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज, इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना ओमेगा है, ओमेगा किस डायरेक्शन में है, के कैप डायरेक्शन में, और आर किस डायरेक्शन में है, आर है अपना आई कैप डायरेक्शन में. तो के क्रॉस आई करने पे क्या जाएगा हमारे पास, आई जे के, तो के क्रॉस आई करना है इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो जे कैप आ जाएगा, दिस इज जे कैप, तो यहाँ से जे कैप आ गया. ठीक है, जे कैप क्यों आया, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया है तो उसमें एन कैप डायरेक्शन लेनी होती है. ठीक है, तो जे कैप मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे होगी उसकी ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, इस तरह से आएगा. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जे कैप डायरेक्शन में. तो अब हमें ओमेगा क्रॉस ये निकालना है. ठीक है, तो निकाल लो इसको यहाँ से. तो एम ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से क्रॉस ओमेगा आर जे कैप का मैग्नीट्यूड
मतलब क्रॉस नहीं आएगा ना अब यहाँ पे, और यहाँ पे साइन 90। देखो अब फिर से जे कैप और ओमेगा के बीच में 90 डिग्री एंगल है, वाई और जेड के बीच में 90 एंगल होता है ना, ये वाली डायरेक्शन वाई है और अबव द प्लेन जेड है, फिर से 90 है, और यहाँ पे आ जाएगा एन कैप। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, तो एम ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या जाएगा ओमेगा आर, जे का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, और एन कैप क्या आएगी। अब देखो ओमेगा वेक्टर फिर से किस डायरेक्शन में है, ये वाला ओमेगा वेक्टर, ये है डायरेक्शन इन द के कैप, और ये है जे कैप डायरेक्शन, क्रॉस जे कैप। ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो यहाँ से माइनस आई आएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस आई कैप डायरेक्शन आ गई अपनी। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि किसके प्रोपोर्शनल आया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहां से देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो ओमेगा यहां से आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां से पुट कर देंगे m, यहां से पुट करेंगे अपना ओमेगा स्क्वायर में, चाहे स्क्वायर नहीं आएगा ना यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो m v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू में r। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा m v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेक कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे हमने निकाला है अपना जो सपोज करो a है, ये a वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो प्रोपोर्शनल किसके है, v स्क्वायर बाय r के, तो सिंपली ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, देखो इसमें क्या है, टू एंगुलर डिस्क ए एंड बी हैविंग इक्वल एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम इक्वल है, यानी L1 इक्वल टू L2 है। ठीक है, हैविंग इक्वल मास, m1 इक्वल टू m2 भी है, एंड थिकनेस मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। अच्छा, मटेरियल डिफरेंट है। ठीक है, द डिस्क बी हैज हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी डिस्क बी हैज हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी वाले को 2 बोल लेते हैं, तो हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क ए, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, देखो अगर रोटेटिंग बॉडी ना हो, एक बॉडी है जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेटिंग बॉडी की कैसे आएगी, हाफ, और मास का एनालॉग होता है रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी का क्या होता है यहाँ पे ओमेगा। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा अपना ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे L1 इक्वल टू L2 है। अच्छा देखो, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी के बीच में कंपैरिजन बताना है ना, तो देखो I2 कैसे लिखी जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे सेकंड बॉडी के लिए, हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर। देखो L इक्वल टू क्या होता है, I ओमेगा। ठीक है, ओमेगा 2, और 1 के लिए कैसे लिखी जाएगी, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक काम करो, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ से स्क्वायर लगा दो, और यहाँ पे लिखो I2, यहाँ स्क्वायर लगा दो, और यहाँ पे लिखो I1। ठीक है, तो ऊपर देखो क्या बना है, ऊपर बना है I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, और मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल टू I ओमेगा, तो ऊपर बन गया हाफ L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे क्या है I2, और यहाँ पे बन गया हाफ L1 स्क्वायर, नीचे क्या है I1। अब देखो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखो L2 और L1 तो आपस में इक्वल है, ये L2 और ये L1 तो इक्वल है, लेकिन I2 क्या है, ये बड़ा है I1 से, तो ये वाली टर्म छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब A की काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, I2 B के लिए था ना, और ये A के लिए था, तो यहाँ पे B आएगा है ना, और यहाँ पे A आएगा, यानी कि ये A B वाला काइनेटिक एनर्जी लेस है विद रिस्पेक्ट टू A। तो देखो यहाँ पे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क A इज मोर देन दैट ऑफ B, तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन करेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है टोटली, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्वल भी नहीं है। देखो अब लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ 2 डिस्क आर इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि देखो L1 इक्वल टू L2 है, तो यहाँ से क्या आ गया, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, देखो I1 और I2 डिफरेंट है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को भी डिफरेंट होना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट इक्वल रहेगा। तो ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, तो यहां से अपना ये क्वेश्चन सोल्व होता है, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो बस इसमें बात ध्यान रखना, देखो जैसे कोई चीज है
अगर वो लीनियर मोशन में है, इस तरह से लीनियर मोशन में, तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसी को पी स्क्वायर अपॉन 2m भी लिखते हैं, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, इस तरह से। और जो रोटेशनल बॉडी होती है, कोई भी रोटेशनल बॉडी होती है इस तरह से, अगर वो रोटेट कर रही हो, ये सपोज करो ये बॉडी है, ये रोटेट कर रही है इस तरह से, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है वो लिखी जाती है, सेम फॉर्म रहेगी फॉर्मूला की। यहाँ पे आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह वो लीनियर मोमेंटम होते हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आएगा, और अपॉन 2i, ठीक है। देखो एल स्क्वायर अपॉन 2i इसलिए आया था यहाँ पे। तो इस तरह से फॉर्मूला बनते हैं यहाँ पे, ये रोटेशनल में लिखा जाता है और ऊपर वाला लीनियर में, मतलब फॉर्म सेम रहती है फॉर्मूला की, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 24। देखो टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस आर इफ द सिंबल एफ ए बी और बी ए रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अच्छा देखो ठीक है, देखो ये है ए, ये है बी, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी को बोला गया है एफ ए बी, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए को लिखा गया है यहाँ पे एफ बी ए, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, और देखो ग्रेविटेशनल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। देखो ये जो एफ ए बी है इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे होगा जी एम ए एम बी अपॉन आर स्क्वायर, और एफ बी ए का फॉर्मूला भी यही होगा जी एम ए एम बी अपॉन आर स्क्वायर। बस दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। अब इसमें क्या बोला है कि मास ऑफ ए इज डबल्ड व्हाइल दैट ऑफ बी केप्ट अनचेंज्ड, तो एफ ए और एफ बी ए पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये कहता है कि मास ए का चेंज कर दिया हमने, देखो यहाँ पे एम ए की जगह कर दिया हमने 2ma, डबल कर दिया, यहाँ पे भी 2ma कर दिया, ठीक है। तो देखो तब क्या होगा यहाँ पे, तो इक्वल तो रहेंगे तब भी ये दोनों, देखो एफ इक्वल रहेंगे क्योंकि दोनों में 2 का फैक्टर आया है, लेकिन जो इनिशियल फोर्स था एफ ए बी अभी ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि मास डबल कर दिया ना यहाँ पे। तो अब जो न्यू फोर्स लगेगा, दिस इज न्यू फोर्स, ये होगा 2FAB और ये होगा यहाँ पे 2FBA, क्योंकि मास डबल कर दिया ना हमने यहाँ पे। तो इसका मतलब बोथ FAB एंड FBA विल डबल, ठीक है, डबल हो जाएंगे लेकिन होंगे इक्वल दोनों, ठीक है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक डबल हो गया और एक कम हो गया। देखो ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट किया जा सकता था क्योंकि अलग अलग तो होंगे ही नहीं, ठीक है, और रिमेन अनचेंज्ड भी नहीं रहेगा, चेंज तो होगा पक्का। तो ये ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसमें क्या बताना है हमें कि स्पीड का कंपैरिजन करना है पी क्यू और आर और एस पे, ठीक है। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट ठीक है। तो मैक्सिमम एट पॉइंट आर, देखो जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, देखो इस तरह से, ये सन और अर्थ वाला एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो अपना सन यहाँ पर है एक फोकाई पर। तो देखो यहाँ पे जो केपलर लॉस से हमें पता लगता है जब हम इसकी स्टडी करते हैं, तो ये इस पॉइंट को बोलते हैं हम पेरिजी, पेरिजी, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम अपोजी, ठीक है। इसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है, APOGGE, हाँ ठीक है चलो। तो मतलब ये सबसे दूर वाला पॉइंट ये होता है फारदेस्ट, ठीक है, और ये होता है पेरिजी नियरेस्ट, ठीक है। सपोज करो ये अपना जो प्लेनेट है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो पेरिजी पर जो वेलोसिटी होती है वो इस तरह से आएगी, यहाँ पे टेंजेंशियल टू पाथ, अपोजी पे यहाँ टेंजेंशियल टू पाथ इस तरह से आएगी, ठीक है। सपोज पेरिजी पर वेलोसिटी v1 है और पेरिजी का डिस्टेंस है सन से r1, अपोजी का डिस्टेंस है सन से r2 एंड यहाँ पर वेलोसिटी है v2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है ड्यूरिंग द मोशन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अपना, क्योंकि ये 2D मोशन है ना, यहाँ पे ये क्या है 2D मोशन है, और 2D मोशन में अपना क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और मतलब 2D मोशन बोल रहे हैं, सेंट्रल फोर्स मोशन बोल लो, इस सेंट्रल फोर्स मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल जो भी होता है उसमें अपना मोशन 2D रहता है और वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल मोशन है ये। तो देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओ एट पेरिजी एंड अपोजी, LP इज इक्वल टू LA, ठीक है। तो यहाँ से MVR M1V1R1 इक्वल टू M2V2R2, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर V1 निकाला जाए तो वो आ जाएगा V2R2 अपॉन
r1। तो देखो r1 क्या है, देखो सबसे स्मॉल डिस्टेंस है इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। देखो अगर कोई और भी डिस्टेंस होगा तो r1 से बड़ा ही होगा, ठीक है, इस तरह से। और r2 सबसे बड़ा है, तो देखो r1 सबसे छोटा है, तो v1 क्या आता है यहाँ से, मैक्सिमम आता है, ठीक है। इसी तरह से v2 क्या आएगा, अपनी वेलोसिटी ये आ जाएगी v1r1 अपॉन r2। r2 सबसे बड़ा है तो यहाँ से जो v2 आती है वो मिनिमम आती है, ठीक है। v2 इज द मिनिमम वेलोसिटी एंड v1 इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो जो पॉइंट P की वेलोसिटी है वो होनी चाहिए हमारी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एट पॉइंट P, ठीक है। R पे मैक्सिमम नहीं होगी, यहाँ वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होती है जो फारदेस्ट होता है। मिनिमम एट पॉइंट P, मिनिमम नहीं होगी, मैक्सिमम होती है वहां पर। यहाँ पर होती है अपनी मिनिमम और यहाँ पर होती है मैक्सिमम, ठीक है। सेम भी नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैं डायरेक्टली इसका मीनिंग समझा देता हूँ आपको। स्पेसशिप इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अर्थ का रेडियस गिवन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो सपोज करो ये अर्थ है अपनी, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। इस अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो रेडियस है ये वाला, ये गिवन है 6400 किलोमीटर। और अर्थ के सरफेस से ऊपर 6400 किलोमीटर पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अर्थ के सरफेस से ऊपर ये क्या है, 6400 किलोमीटर पे सैटेलाइट। देखो इसने क्या किया, एक इक्विपमेंट है इसके पास, इसने लॉन्च करना है ये 100 kg मास का टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि सपोज करो ये इक्विपमेंट है, ये इस तरह से ब्लू वाला, इसने लॉन्च कर दिया ये यहाँ से टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, इस तरह से। और विद इनिशियल स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इनिशियल स्पीड क्या है इसकी, सपोज इसको u1 बोल देते हैं, दिस इज 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से। और इसका मास क्या है, इसका जो मास है m, दिस इज अपना 100 kg, राइट। तो अब ये कहता है कि इसकी स्पीड बतानी है जब ये पहुंच जाएगा 100 किलोमीटर हाइट पर। देखो ये नीचे आ रहा है धीरे धीरे, तो सपोज करो 100 मीटर हाइट है यहां तक, सपोज दिस हाइट इज 100 किलोमीटर, ठीक है। देखो 100 किलोमीटर हाइट पे जब ये पहुंचेगा, वेलोसिटी बतानी है, तो यहां पर पहुंच गया है अपना पार्टिकल यहां पर। तो सपोज यहां वेलोसिटी है u2, हमने यही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो बस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2। तो यहाँ पे एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू एनर्जी एट 2, ठीक है। तो एनर्जी एट 1, काइनेटिक एनर्जी एट 1 लिखेंगे तो हाफ m u1 स्क्वायर। इस अपने 100 kg मास के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। और 100 kg मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, माइनस जी m, कैपिटल M अर्थ का मास है, ठीक है, अपॉन r इज 6400 किलोमीटर। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अर्थ के सेंटर से देखना होता है, तो अर्थ का सेंटर भी यहाँ पे 6400 किलोमीटर रेडियस है, तो नीचे 6400 प्लस 6400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 12800 किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर के नाम का 10⁻⁻, यहाँ पे 3 लगा देंगे, माइनस नहीं पॉजिटिव 3 लगाएंगे, तो ये अपना मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब एनर्जी है 2, तो हाफ m u2 स्क्वायर, u2 हमें निकालना है, माइनस जी m कैपिटल M अपॉन, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो 6400 ये अर्थ वाला रेडियस और 100 ये, तो 6500 हो गया। 6500 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया इस तरह से। तो यहां से देखो एक काम करो, मतलब स्मॉल m को कैंसिल आउट कर दो पूरी इक्वेशन में से, या m/2 को कैंसिल आउट कर दो। तो m/2 को कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, m/2 को कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, और यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैंसिल आउट कर लेना, यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अच्छा इसको उधर ले जाओ, मतलब u1 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। इधर अपना क्या आ गया, ये वाली टर्म जो ये वाली है ये इधर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फिर अपना कैपिटल जी m, ये तो कॉमन आ गया यहाँ से,
और 10⁻³ कॉमन निकाल लो, एक 2 का फैक्टर है वो कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 1/120, नहीं पहले आएगा 6500 माइनस 1/12800 किलोमीटर, ठीक है इस तरह से। और अपना u1 की वैल्यू क्या है, u1 हमें दिया है 500, तो यहाँ पे 500 पुट करेंगे तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, खुद कैलकुलेट करना है, तो g की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। g की वैल्यू देखो हमें यहाँ पे गिवन है 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ गिवन है, दिस इज 6 इंटू 10⁻24, एंड अपने पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। बस इसमें वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेशन करनी है, तो आपके पास u2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो u2 आ जाएगा यहाँ से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बस सिंपल इसमें एनर्जी कंजर्वेशन करानी थी और कुछ नहीं कराना है यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। और बस ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो डिस्टेंस लिए जाते हैं वो सेंटर ऑफ अर्थ से लेंगे, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इसमें क्या है, 2 सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल। देखो मटेरियल सेम है, 2 वायर्स का, सिलेंड्रिकल है वायर, ठीक है इस तरह से, और एक का रेडियाई r है, एक का 2r है, यानी एक डबल है, ठीक है। एक की लेंथ l है, एक की 2l है, इस तरह से, दिस इज l, दिस इज 2l, यहाँ पे अपना रेडियस है वो r है, यहाँ पे रेडियस है वो 2r है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि देखो फोर्स लगाया है उसके ऊपर और ये वायर स्ट्रेच कर गई, देखो इस पे फोर्स लगाया F, इधर वाली डायरेक्शन में वायर स्ट्रेच हो गई यहाँ से कितनी 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। और यहाँ भी सेम फोर्स लगाया, तो हमने बताना है कि ये स्ट्रेचिंग कितनी आएगी इस वायर में, ये डेल्टा एल बताना है, ठीक है। तो देखो अपने पास जो फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का, देखो सेम मटेरियल है तो दोनों मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस सेम रहेगा, तो यानी यंग्स मॉडुलस फॉर वायर ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस फॉर वायर बी। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहाँ पे भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, अपॉन स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ पे L1 L1 कर दो, यहाँ पे एरिया 1 कर दो, फोर्स तो इक्वल है ही, यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया 2 और यहाँ पे डेल्टा L2 अपॉन L2। तो बस ये वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, तो अब यहाँ से पुट करनी शुरू करो वैल्यूज। देखो अब यहाँ से देखो FF कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद, देखो यहाँ से इस तरह से इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले तो डेल्टा L2 अपॉन L2, ठीक है। और यहाँ पे अपना A1 राइट, और यहाँ पे अच्छा A1 डिनोमिनेटर में आएगा है ना, अपॉन A1, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा L1 अपॉन L1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में A2, ठीक है। तो डेल्टा L2 निकाल लेंगे, यहाँ से डेल्टा L2 निकालना है हमने, तो डेल्टा L1 अपॉन L1 और यहाँ से L2 अपॉन A2, ठीक है। बस अभी वैल्यूज पुट करनी है। देखो डेल्टा L1 क्या है, देखो डेल्टा L1 है अपना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और L1 क्या है यहाँ पर, L1 है L, L2 कितनी है 2L, ठीक है। और एरिया 1 भी आएगा ना, अच्छा यहाँ पे देखो एरिया 1 भी आएगा, यहाँ पे एरिया 1, तो एरिया 1 कितना है, देखो एरिया 1 ये परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना होता है, क्रॉस सेक्शनल वाला, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसमें कितना आ जाएगा ये पाई 2r का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया 1 आ गया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा एरिया 2 पाई 2r का स्क्वायर। बस अब कैंसिलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई हो गया कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर एक 2 है नीचे है 4, है ना। तो यहाँ से डेल्टा L2 आ गया अपने पास 2 अपॉन 4, दिस इज 1 अपॉन 2, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 1 को सेंटीमीटर में लिया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर डेल्टा 2, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो सिंपल इसमें क्या किया है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है कि यंग्स मॉडुलस दोनों में इक्वल होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। सेकंड वन इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, एंड स्ट्रेन इज change in configuration upon original configuration, change in configuration is delta L and original configuration is L1, ठीक है।
तो इस तरह से लिखना होता है इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें हमें क्या करना है, डायमेंशन चेक करनी है। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो जो विस्कस फोर्स होता है ना लिक्विड में, विस्कस फोर्स F, दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया और dv अपॉन dz, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये वेलोसिटी है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी, ठीक है। तो बस इसकी डायमेंशन निकाल लेनी है यहाँ से, ईटा की, ईटा क्या आ गया, फोर्स इंटू में dz अपॉन और क्या आएगा यहाँ पे, एरिया, और यहाँ पे वेलोसिटी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, ये आप सबको पता है फोर्स की डायमेंशन होती है, इस तरह से आती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, और m एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, s अपॉन t, तो एक टाइम पहले से है तो नीचे t स्क्वायर हो जाता है, तो m डिस्टेंस की l और t की -2 हो जाती है, यहाँ पे mlt-2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोर्स की हो गई dz इज अ लेंथ, तो l आ गया यहाँ से, एरिया की l स्क्वायर, और ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा lt-1, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा m l-1, ठीक है, नीचे l क्यूब है ऊपर l स्क्वायर है, और यहाँ पे t की पावर आ जाएगी -1, ml-1 t-1, तो तो ml-1 t-1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर S में, ठीक है। तो A के साथ S मैच करेगा, तो देखो A के साथ करेगा S मैच, तो देखो वैसे तो यहीं से पता लग गया कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। देखो सरफेस टेंशन क्या है, एक टाइप का फोर्स ही तो है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन अगर फोर्स है तो इसकी डायमेंशन फोर्स वाली ही होगी, दिस इज mlt-2, तो देखो यहाँ से आ गई R, तो B का R mlt-2, हाँ बी के साथ, ये क्यों 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 है यहाँ पे, अच्छा सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, हाँ देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये होता है mlt-2 अपॉन l, तो l से l कट जाएगा, तो m l की पावर 0 t की पावर -2, अच्छा तब आया q यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से q वाला ऑप्शन मैच करेगा, mlt-, ठीक है। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ये वही है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल, देखो डेल्टा एल अपॉन एल तो डायमेंशनलेस है क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ है, फोर्स पर यूनिट एरिया लिखना है, तो फोर्स की होगी mlt-2, और एरिया के नीचे क्या होगी l स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ml-1 t-2, तो ml-1 t-2, तो अपना इसकी d की आ गई r, तो देखो d की r आ गई, ठीक है, b की q आ गई थी। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखनी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ऑब्वियस है कि r ही आएगा आंसर, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। देखो एनर्जी क्या होता है अपना, कोई भी एनर्जी नहीं लिख लो यहाँ पे, किसी भी तरह की एनर्जी, सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ तो डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट है, m की m और v स्क्वायर की क्या आ जाएगी, देखो v की क्या होती है, v इज अ वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो lt-1 होता है, तो यहाँ पे l स्क्वायर t-2 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। और पर यूनिट वॉल्यूम लिखनी है, तो एनर्जी आ गई है, अब पर यूनिट वॉल्यूम के लिए v से डिवाइड करो, तो v आएगा नीचे l क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा ml-1 t-2, तो यहाँ से क्या आ गया अपना सी का ऑप्शन आर आ गया, आर इज ml-1 t-2, तो इस तरह से बस डायमेंशन चेक करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फॉर्मूला कौन कौन से ध्यान रखना है, एक तो ये विस्कोसिटी वाला, एक अपना सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। और अपना ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कोई भी एनर्जी लिखो जो आपको पता है, और यहाँ पर इस तरह से निकाल लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29, देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस वुड बिकम डबल इफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू टेम्परेचर। देखो VRMS क्या होती है, VRMS होती है अंडर द रूट 3kT अपॉन m, तो VRMS किसके प्रोपोर्शनल आ गई, यहाँ से अंडर द रूट टेम्परेचर के, ठीक है, अंडर द रूट टेम्परेचर के इक्वल आ गई। तो देखो VRMS एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1
तो यहाँ से T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस है अपना, ठीक है। तो केल्विन में चेंज कर लेंगे तो 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस अंडर द रूट, ठीक है, और अपॉन VRMS एट T2। तो ये हमें नहीं पता कि कौन सा टेम्परेचर है, इसको नीचे T2 कर लो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि डबल हो जाती है हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि ये जो है ये वाली ये डबल है न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि देखो VRMS एट T1, ठीक है, एट T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VRMS एट T1, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करोगे ना तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ऊपर क्या आ गया अंडर द रूट, तो यहाँ पे देखो प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा 300 आ गया प्लस करने के बाद अपॉन T2। अच्छा यहाँ पे भी रूट आएगा ना नीचे, क्योंकि रूट तो दोनों में है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से देखो अपना क्या आ गया 300 अपॉन T2, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ से T2 आ गया अपना 4 3 1200 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो 1200 आ जाएगा अपने यहाँ से ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि केल्विन में चेंज कर लिया था ना तो आंसर भी केल्विन में आएगा। तो बस आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अंडर द रूट 3kT/m होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। देखो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो एक तो होता है VRMS अंडर द रूट 3kT/m, और एक इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं अंडर द रूट 3RT/m। तो दोनों में फर्क क्या है, देखो देखो दोनों डिफरेंट है बिल्कुल ही। देखो जो ये वाला फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, इसमें जो m होता है ये मास ऑफ वन मोलिक्यूल है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, ठीक है। और ये जो नीचे मास है ये है मास ऑफ वन मोल, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं, ठीक है। देखो किस तरह से आता है, देखो K क्या होता है गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू R/N होता है, ठीक है। K इज इक्वल टू R/Na। तो यहाँ से देखो R क्या आ गया अपना, देखो इसमें पुट कर दो इसको, चलो देखो इसमें पुट कर देंगे अगर यहाँ पे K इज इक्वल टू R/Na, ठीक है। तो देखो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू अंडर द रूट 3kT/m अंडर द रूट 3RT/m इंटू Na इज एवोगैड्रो नंबर। तो देखो एक मास ऑफ मॉलिक्यूल को अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ मोल आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कैपिटल M आता है नीचे, तो ये दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये पैराफिन है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये भर दिया हमने यहाँ पर, और इधर है हमारा वाटर, अपने ये इधर वाला वाटर है। तो देखो पैराफिन ने वाटर को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, यानी कि बैलेंस किया हुआ है, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा लिक्विड अब बिल्कुल भी, मतलब अब बिल्कुल ही बैलेंस हो चुका है। तो हमने इनमें डेंसिटी बतानी है, डेंसिटी का रेशियो क्या आएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू H, मतलब H1 और H2 की टर्म्स में बताना है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो जब वाटर बैलेंस है तो देखो इस वाले लेवल को देखो, जो ये वाला लेवल इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब बैलेंस है। तो जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो इसी पॉइंट पर प्रेशर होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा हो गया तो देखो सपोज करो डी पे प्रेशर ज्यादा हो गया तो डी पे प्रेशर इधर वाली साइड लगेगा नीचे की तरफ, तो ये यानी कि ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से लिक्विड, ठीक है। और अगर बी पर प्रेशर ज्यादा हो गया तो अपना यहाँ से लिक्विड ऊपर चला जाएगा, यानी फिर बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यानी कि प्रेशर दोनों में इक्वल होना चाहिए फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। अब प्रेशर बिल्कुल इक्वल है क्योंकि बैलेंस है ये दोनों लिक्विड। तो बस यहाँ पे देखो प्रेशर एट हाइट H का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर एट हाइट H इन अ वाटर इन अ लिक्विड दिस इज ρgh, ρgh होता है, ठीक है। यहाँ भी ρgh होगा, ρgh तो लगा दो बस यहाँ पे प्रेशर एट D इक्वल टू प्रेशर एट B। तो प्रेशर एट D कितना आ गया, रो ऑफ पैराफिन इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट H1, रो ऑफ वाटर दिस इज रो ऑफ वाटर G एंड H2, ठीक है। तो देखो रो ऑफ वाटर यहाँ पे 1 ले लेंगे हम, रो ऑफ वाटर को यहाँ पे 1 ले लेंगे, G से G कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे H1 आ जाएगी। अच्छा रो P निकालनी है ना, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी। देखो रो ऑफ वाटर को 1 मत लो यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेशर एट D लिखेंगे तो रो ऑफ पैराफिन इंटू में G इंटू में हाइट H1 इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर
इंटू में जी इंटू हाइट है H2। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ पैराफिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा H2 अपॉन H1। ठीक है, ये आ गई अपनी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। तो इस सीरीज के हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आज। ठीक है, तो एक बार आप ये देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और अपना जो NVS KVS और EMRS का बैच है वो चला हुआ है। NVS KVS और EMRS का जो कंबाइंड बैच है वो चला हुआ है 5 अगस्त से। ठीक है, 5 अगस्त को लॉन्च किया गया था ये, 5 अगस्त से उसमें रेगुलर क्लासेस हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसीज आने वाली है NVS KVS EMRS में PGT फिजिक्स की। ठीक है, PGT फिजिक्स की मतलब मोस्ट प्रोबेबली है कि नवंबर तक आ जाएंगी वैकेंसीज। तो अगर आप चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बैच है जो एस्टेट फिजिक्स का बैच है। एस्टेट दैट इज हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, एस्टेट फिजिक्स। ठीक है, एस्टेट फिजिक्स भी नवंबर दिसंबर में होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, काफी वैकेंसीज हैं हरियाणा में फिजिक्स की, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।